हम स्टार्ट करने वाले हैं अब अपने अगले सब्जेक्ट को, वो है ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कि हम तैयार करेंगे अपने इंटरव्यूज के लिए और हमारे इंटर्नशिप इंटरव्यू के लिए। बहुत ही कम टाइम में मैं आपके सारे टॉपिक्स कवर करा दूंगी जो इंटरव्यूज में पूछे जाते हैं। 90% इंटरव्यूज में यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो मैं आपको करा दूंगी, बहुत इजी वे में, बहुत ही शॉर्ट नोट्स में और बहुत ही कम टाइम में। तो स्टार्ट करते हैं अपने सब्जेक्ट। तो पहला टॉपिक है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम? ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम एक हमारा इंटरेक्शन होता है बिटवीन द यूजर एंड द हार्डवेयर। ये किस लिए काम होता है? ये मैनेज करता है हमारे सारे रिसोर्सेज को, चाहे वो हार्डवेयर का हो चाहे वो सॉफ्टवेयर का हो। ठीक है, इसके की फंक्शंस क्या होते हैं? पहला तो रिसोर्स मैनेजमेंट, जैसे कि हमारा सीपीयू, मेमोरी, डिवाइसेस, मेमोरी का मैनेजमेंट जितना भी है, सीपीयू का, शेड्यूलिंग का, ये सब हमारा क्या करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। अगला है हमारा फाइल मैनेजमेंट, प्रोसेस मैनेजमेंट, सिक्योरिटी एंड एक्सेस कंट्रोल एंड यूजर इंटरफेस। अगला टॉपिक है हमारा टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम के कितने टाइप्स होते हैं? और पहला ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। बैच ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होता है? बहुत सारी जॉब्स होती हैं हमारी, ठीक है, वर्क होता है जिसको हम ग्रुप कर लेते हैं किसमें? बैचेस में, और वो क्या करते हैं? यूजर के बिना इंटरेक्शन के खुद ही खुद क्या करते रहते हैं? एग्जीक्यूट होते रहते हैं। दूसरा हमारा टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। टाइम शेयरिंग मतलब कि टाइम से रिलेटेड होगा। इसमें क्या होता है? टाइम स्लाइस होते हैं, मतलब कि बहुत सारे यूजर्स क्या कर सकते हैं? एक्सेस कर सकते हैं सिस्टम को सेम टाइम पर, लेकिन उनको क्या मिलेगा? टाइम स्लाइस मिलेगी। मतलब कि एग्जांपल के लिए 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड, इस तरीके से। अगला है हमारा डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होता है? बहुत सारे कंप्यूटर्स होते हैं जो साथ मिलकर किसी पर्टिकुलर टास्क को क्या करते हैं? एग्जीक्यूट करते हैं, और वो यूजर को लगता है कि वो सिंगल यूनिट है या फिर सिंगल सिस्टम काम कर रहा है। अगला है हमारा रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, RTOS। ठीक है, इसमें क्या होता है हमारा? ये हमारा काम करता है बिल्कुल क्विकली। क्विकली मतलब कि कम टाइम में, डेडलाइन से पहले, और बहुत ही फास्टली, मतलब कि जो भी हमारे टास्क है वो ऑन टाइम कंप्लीट होंगे। ठीक है, ये बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट होता है अपने टाइमिंग को लेकर। अगला है हमारा मल्टी प्रोग्रामिंग एंड मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। इसमें क्या होता है? मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। खुद से सोचिए, मतलब कि बहुत सारे टास्क हैं जो क्या कर रहे हैं? एक साथ एग्जीक्यूट हो रहे हैं, ठीक है, सेम टाइम पर, इन सेम मेमोरी। अगला टॉपिक है हमारा प्रोसेस मैनेजमेंट। व्हाट इज अ प्रोसेस? प्रोसेस क्या होता है? बताइए खुद से। जब भी कोई प्रोग्राम हमारा एग्जीक्यूट होता है, एग्जीक्यूशन में होता है, उसको हम बोलते हैं एक प्रोसेस। प्रोसेस में क्या हो सकता है कि जब भी कोई हमारा कोई भी प्रोग्राम है, अब हमने क्या करा है? उसको एग्जीक्यूट करा है, तो वो क्या हो गया? एक प्रोसेस हो गया। अब प्रोग्राम में क्या होता है? बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, कोड हो सकता है, स्टैक हो सकता है, डाटा सेक्शंस हो सकते हैं। ठीक है, प्रोसेस के स्टेजेस होती हैं, जैसे कि न्यू का मतलब कि मैं क्या कर रही हूं? मैं एक नया प्रोसेस, ठीक है, एक नया प्रोसेस, एक नया प्रोग्राम क्या कर रही हूँ? क्रिएट कर रही हूँ, एक नया कोड लिख रही हूँ। इस तरीके से समझ लिया, सी में, जावा में, किसी भी लैंग्वेज में एक मैंने नया क्रिएट किया है, एक क्या कोड। दूसरा हमारा हो गया रेडी स्टेट। रेडी स्टेट का मतलब क्या होता है कि मैंने क्या करा? उसको क्यू में, ठीक है, क्यू में मैंने उसको डाल दिया है, ठीक है, रैम में होती है, और वो क्या कर रहा है? हमारा रेडी है बिल्कुल एग्जीक्यूट होने के लिए। दूसरी हमारी तीसरी स्टेज होती है इसमें रनिंग स्टेज। ठीक है, रनिंग में क्या हो रहा है कि जो हमने सीपीयू है, सीपीयू में क्या कर दिया? उसको शेड्यूलिंग कर दी हमारी, हमने उसको रेडी स्टेट में, वो क्या हो रहा है? टाइम टू टाइम क्या हो रही है हमारी? उसकी एग्जीक्यूशन हो रही है सीपीयू में। ठीक है, ये होती है हमारी रनिंग स्टेट। अगली आती है हमारी वेटिंग या फिर ब्लॉक्ड। अब इसमें क्या होता है? अब मैंने क्या करा? कोई भी मेरा प्रोग्राम है, वो मेरा प्रोग्राम कहाँ पे चला गया? मेरा प्रोग्राम सीपीयू में चला गया, सीपीयू में वो एग्जीक्यूट करा रहा है सीपीयू उसको। ठीक है, अब क्या होगा? बाय चांस उसको क्या करना है? कोई नई फाइल, कोई पुरानी फाइल उसको रीड करनी है, फिर उसको कोई काम आ गया, ठीक है, तो वो क्या करेगा? वेटिंग स्टेज में चला जाएगा, या फिर कुछ टाइम के लिए उसको ब्लॉक कर देंगे, और बाकी उनका क्या, सीपीयू क्या करेगा? अगले जो प्रोसेस है हमारे, उनको शेड्यूल करता रहेगा, उनको एग्जीक्यूट करता रहेगा। और लास्ट स्टेज हमारी इसमें होती है टर्मिनेटेड। टर्मिनेटिंग में क्या होता है? टर्मिनेटेड हमारा क्या होता है? अब हम जब भी हमने उसको क्रिएट किया था और रेडी में, क्यू में डाला था, या फिर जब हमने उसको रन कराया था, हमने उसको बहुत सारे रिसोर्सेज दिए थे। अब टर्मिनेटेड का मतलब कि जो भी उसको काम करना था एग्जीक्यूशन का, वो एग्जीक्यूशन का काम उसका खत्म हो गया है। खत्म होने के बाद वो क्या करेगा? सारे रिसोर्सेज को डिलोकेट करेगा, मतलब कि सारे रिसोर्सेज को वापस छोड़ेगा और चला जाएगा, जिससे क्या कर सके? बाकी जो हमारे प्रोसेस हैं, ठीक है, वो उनको क्या कर सके? आकर ले सके, मतलब कि वो उनको यूज कर सके।
अगला टॉपिक है हमारा प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक। पीसीबी ये क्या होता है कि हमारा एक डाटा स्ट्रक्चर होता है जो कि मेंटेन करता है हमारा कौन, ऑपरेटिंग सिस्टम। ये स्टोर करता है हमारे इंफॉर्मेशन किसके बारे में, प्रोसेसेस के बारे में। प्रोसेस की आईडी क्या है, ठीक है, प्रोसेस हमारा सीपीयू रजिस्टर, प्रोसेस स्टेट, ये सब चीजें। अगला टॉपिक हमारा सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स। सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम में क्या होता है, इतने सारे प्रोसेसेस होते हैं। अब सारे प्रोसेसेस क्या होते हैं, सारे प्रोसेस एग्जीक्यूट होने हैं, तो उनके क्या होते हैं, एल्गोरिथम हम यूज करते हैं उनको शेड्यूलिंग करने के लिए, ठीक है। सबसे पहली हमारी है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, FCFS। अब इसमें क्या होता है, जो सबसे पहले, जो प्रोसेस सबसे पहले आएगा वो ही सबसे पहले एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। इसके हमारे सिंपल से एडवांटेज ये है कि जो पहले आ गया वो एग्जीक्यूट हो जाएगा, लेकिन इसका डिसएडवांटेज ये होता है कि जो हमारा लेट आया है, ठीक है, उसको क्या लग जाएगा, बहुत टाइम लग जाएगा, या फिर बेसिकली ये हो जाएगा सारे प्रोसेसेस को एग्जीक्यूट होने में बहुत ज्यादा टाइमिंग लग जाएगी। हमारा अगला है शॉर्ट जॉब नेक्स्ट। अब इसमें क्या होता है, जो भी प्रोसेस हमारा, ठीक है, जो प्रोसेस हमारा शॉर्ट टाइम का है, जिसका बस्ट टाइम क्या होता है मैं आपको बता देती हूँ। बस्ट टाइम होता है अराइवल टाइम, मतलब कि जो सबसे स्टार्ट में आया है, सबसे स्टार्टिंग में जो वो आया है, जिस टाइम वो आया है, वो बस्ट टाइम होता है। अब कोई आया है हमारा बहुत जल्दी आ गया, ठीक है, या फिर जो आया है उसका बस्ट टाइम बहुत कम है, मतलब कि बहुत कम टाइम के लिए उसको सीपीयू चाहिए, ठीक है, बहुत कम टाइम में वो एग्जीक्यूट हो जाएगा, बहुत ही कम टाइम है उसका। तो अब क्या होगा कि जिसका भी कम टाइमिंग होती है, ठीक है, जिसका बस्ट टाइम बहुत ही कम होगा, उसको हम क्या कर देते हैं, सीपीयू दे देते हैं, ठीक है। हाँ, इसका एडवांटेज तो ये है कि कम एवरेज टाइमिंग लगेगी, ठीक है, वेटिंग टाइमिंग मतलब कि कम होगी बहुत ज्यादा। और डिसएडवांटेज इसका ये है कि स्टारवेशन हो सकता है लॉन्ग प्रोसेस के लिए, मतलब कि बहुत सारे प्रोसेस है हमारे, टोटल 10 है, 10 में से 7 जो है वो बहुत कम टाइमिंग के है, उनका बस्ट टाइम बहुत कम है, किसी का 2 है, किसी का 1 है, किसी का 3 है। लेकिन जो हमारे बाकी प्रोसेसेस हैं उनमें क्या है, उनका 10 टाइमिंग है, 8 है, तो उनका क्या, उनको बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि सबसे पहले जितने भी शॉर्ट बस्ट टाइम वाले होंगे पहले वो एग्जीक्यूट होंगे, उसके बाद में लॉन्ग टाइम वाले एग्जीक्यूट। अगला है हमारा राउंड रॉबिन। राउंड रॉबिन में क्या होता है, हम क्या करते हैं कि असाइन कर देते हैं टाइम को, एक पर्टिकुलर टाइम, ठीक है, एक पर्टिकुलर टाइम मतलब कि क्वांटम एक कुछ टाइम दे देते हैं हम उसको। जैसे कि आपको हम सेट कर रहे हैं 2 सेकंड, ठीक है, अब हमने 2 सेकंड सेट कर दिया। अब हम क्या करेंगे, पहले एग्जीक्यूट कराएंगे 2 सेकंड के लिए, ठीक है, फिर उसको क्यू में डाल देंगे, फिर अगले प्रोसेस को 2 सेकंड के लिए, फिर उसको क्यू में डाल देंगे। इस तरीके से होता है, एक क्यू बना लेते हैं और उसमें हम क्या करते रहते हैं, ईच प्रोसेस को एक टाइम स्लाइस दे देंगे, क्वांटम टाइम दे देंगे, और ये ऐसी वो जो साइकिल है वो चलती रहेगी। वो एग्जीक्यूट होगा 2 सेकंड के लिए, फिर जितना भी हमारा टाइम स्लाइस हमने दिया फिर वो क्यू में चला जाएगा, फिर अगला आएगा। अगली हमारी शेड्यूलिंग एल्गोरिथम है प्रायोरिटी शेड्यूलिंग। प्रायोरिटी शेड्यूलिंग में क्या होता है कि जो हमारे हाईएस्ट प्रायोरिटी वाले होते हैं प्रोसेसेस, वो सबसे पहले एग्जीक्यूट होंगे और उसके बाद में हमारे लो प्रायोरिटी वाले होंगे। अब इसमें भी यही डिसएडवांटेज है कि जितने भी हमारे क्या होंगे, लो प्रायोरिटी वाले होंगे, वो बेचारे क्या करेंगे, वो वेट ही करते रह जाएंगे एग्जीक्यूशन के लिए, ठीक है, और जितने हाई प्रायोरिटी वाले होंगे वो सारे एग्जीक्यूट होते रहेंगे। अगला टॉपिक हमारा मेमोरी मैनेजमेंट। अब मेमोरी मैनेजमेंट क्या होता है, देखो जो हमारा ओएस होता है ना, वो हमारी मेमोरी मैनेजमेंट में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। मतलब कि जितने भी मेरे प्रोसेसेस हैं, ठीक है, उनको मेमोरी कितनी मिलनी है, कितनी मेमोरी नहीं मिलनी है, उनको कहां पर मेमोरी मिलनी है, उनको सारा जो मेमोरी मैनेजमेंट होता है प्रोसेसेस के लिए, जिससे कि कोई भी मेमोरी लीक ना हो, उसके लिए भी हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत ज्यादा यूजफुल होता है मेमोरी मैनेजमेंट में। इसमें अगर हमारा कॉन्टिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन, कॉन्टिग्यूअस मेमोरी लोकेशन में क्या होता है, एक हम क्या करते हैं, मेमोरी एलोकेट कराते हैं क्या, एक सिंगल कॉन्टिग्यूअस ब्लॉक, एक सिंगल ब्लॉक। अगला हमारा पेजिंग। अब देखो पेजिंग क्या होता है, पेजिंग में हम क्या करेंगे, बाय चांस हमारी कोई क्या है, हमारी जो रैम है, ठीक है, जो हमारी रैम है वो रैम मेरी 4 GB की है, ठीक है, और जो मेरा डाटा है या जो भी मेरा जो भी चीज है जो मुझे मतलब कि स्टोर करानी है, वो कितने की है, मेरी 10 GB की है। अब क्या हुआ कि अब ये तो रैम में आ नहीं सकती है, ठीक है, क्योंकि रैम तो मेरी छोटी है, कम मेमोरी की है, और ये जो मुझे स्टोर कराना है ये ज्यादा मेमोरी का है। तो मैं क्या करूंगी, मैं रैम को डिवाइड कर लूंगी, ठीक है, पार्ट्स में, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम फ्रेम्स बोलते हैं। जो मेरा प्रोसेस है उसको मैं किस में डिवाइड कर लूंगी, बहुत सारे पेजेस में डिवाइड कर लूंगी।
अब मुझे क्या करना है, बाय चांस कोई भी चीज है, समझ लीजिए कोई नॉवल है, अब उस नॉवल को मैं एक साथ सारी नॉवल तो नहीं पढ़ सकती हूँ, मैं क्या करूंगी, कुछ कुछ चीजें उसके, कुछ कुछ टॉपिक्स, कुछ कुछ पेजेस मैं धीरे धीरे करके पढ़ती रहूंगी। अब मुझे क्या करना है, इसमें जितने भी मेरे पेजेस है 1 2 3 4, अब मुझे क्या करना है, पहले 2 पेजेस पढ़ने हैं, 1 और 2, तो मैं क्या करूंगी, अपनी रैम में वो 2 पेजेस डाल लूंगी। ठीक है, पहले मैं उनको रीड कर लूंगी। अब उनको रीड करने के बाद मैं क्या करूंगी, जब मेरे वो रीड हो गए, अब मैं उनको वापस इसमें ट्रांसफर कर दूंगी। अब उसके बाद मैं क्या करूंगी, उसके बाद मैं अगले जो पेजेस मुझको रीड करने हैं, मैं उसको फिर से अपनी रैम में डाल लूंगी। ये सब किसमें ये सब पूरा प्रोसेस जो होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, पेजिंग बोलते हैं। अगला टॉपिक हमारा सेगमेंटेशन। सेगमेंटेशन में हम क्या करते हैं, हम मेमोरी को डिवाइड करते हैं वेरिएबल साइज्ड सेगमेंट्स। मतलब कि जितना मेरा कोड है, जितना मेरा डाटा है, उस हिसाब से हम क्या करते हैं, वेरिएबल साइज की सेगमेंट्स बनाते हैं। मतलब कि जितना मेरा डाटा, उस साइज की मेरी मेमोरी, ठीक है, उस साइज की मैं मेमोरी को डिवाइड करूंगी। अगला है मेरा वर्चुअल मेमोरी। अब देखो वर्चुअल मेमोरी क्या होता है। वर्चुअल मेमोरी में ये है कि मेरी कोई भी मेमोरी है, ठीक है, मेरी रैम जो है, मेरी रैम वो 4 GB की है। अब क्या हुआ, वो पूरी फुल हो गई। अब मुझे काम और भी ज्यादा करना है, मुझे और ज्यादा डाटा स्टोर कराना है, या मुझे और ज्यादा जरूरत है, तो मैं क्या करूंगी, उसमें मैं, जैसे कि वो 2 तरीके की मेमोरी होती है हमारी, वो तो पता ही होगा, एक तो प्राइमरी होती है, एक हमारी सेकेंडरी होती है। प्राइमरी क्या होती है, जो मैं यूज कर रही हूँ, जो मेरी लैपटॉप की है, जो मेरी रैम है, ठीक है। अब मुझे क्या कराना है उसमें, वो मेरी फुल हो गई है, अब मैं क्या करूंगी, मैं उसमें एक्सटर्नल कोई भी डिस्क, हार्ड डिस्क यूज करूंगी, ठीक है। अब वो मेरे किस तरीके से काम करेगी, वो मेरी सेकेंडरी जो होगी मेरी, उसको मैं किस तरीके से यूज करूंगी, एज अ प्राइमरी मेमोरी यूज करूंगी। तो यही चीज जो होती है, यही मेरी क्या होती है, यही टेक्निक जो होती है, वो होती है मेरी वर्चुअल मेमोरी। तो अब हमारे चैनल पे कुछ नया होने वाला है, कुछ नया आने वाला है, जो कि क्या है, पॉडकास्ट। तो अब हमारे चैनल पे पॉडकास्ट आया करेंगे, हाँ पॉडकास्ट। तो हमारे पॉडकास्ट में इस तरीके से हुआ करेगा कि स्टूडेंट्स हुआ करेंगे, कोई पर्सन हुआ करेगा जो कि अपने एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, अपने कॉलेज के बारे में, अपनी कंपनी के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देंगे, अपने रिव्यूज़ देंगे। तो आप में से जो कोई भी इंटरेस्टेड है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जाइए, लिंक है, और आप अभी जाके रजिस्टर कीजिए और आइए हमारे सबसे पहले पॉडकास्ट में। अगला टॉपिक है मेरा डेडलॉक। अब डेडलॉक क्या होता है, डेडलॉक एक ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें क्या होता है, जैसे कि मेरे 4 प्रोसेसेस हैं, प्रोसेस 1, प्रोसेस 2, प्रोसेस 3, प्रोसेस 4, ठीक है, और मेरे 2 रिसोर्सेज हैं, 2 मान लीजिए, ठीक है। अब मेरा P1 क्या कर रहा है, इसमें एग्जीक्यूशन चल रहा है मेरे P1 का। अब क्या करेगा, जो मेरा P3 होगा, ये मेरा P3 भी इसी के लिए वेट कर रहा है। अब क्या हुआ, मेरा एक P4 है, अब P4 मेरा इसमें एग्जीक्यूट हो रहा है दूसरे रिसोर्स में, और जो मेरा P2 है वो भी इसी के लिए वेट कर रहा है, ठीक है। तो क्या हो जाता है, एक डेडलॉक कंडीशन बन जाती है कि एक रिसोर्स तो मेरा किसी ने पकड़ा हुआ है, और दूसरे रिसोर्स के लिए वही चीज मेरी क्या कर रही है, वेट कर रही है। मतलब कि एक प्रोसेस तो मेरा क्या हो रहा है, एग्जीक्यूशन चल रहा है, उस रिसोर्स को यूज कर रहा है, ठीक है, बेसिकली, और दूसरा मेरा जो प्रोसेस है वो उसी रिसोर्स का वेट कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, डेडलॉक कंडीशन बन जाती है, ठीक है। अब क्या होता है, इस कंडीशन की मतलब ये जो कंडीशन होती है, इसकी बहुत सारी कंडीशंस होती हैं, ठीक है। डेडलॉक की बहुत सारी कंडीशंस होती हैं कि कब वो होता है। सबसे पहला जो हमारा कंडीशन होती है, ठीक है, वो होती है म्यूचुअल एक्सक्लूशन। म्यूचुअल एक्सक्लूशन का मतलब ये है कि जब जो भी मेरा रिसोर्स है वो एक टाइम पे एक ही प्रोसेस को यूज कर सकता है, मतलब कि एक रिसोर्स मेरा एक प्रोसेस यूज कर सकता है। दूसरा है मेरा होल्ड एंड वेट। अब क्या हुआ कि जब मेरा एक एग्जीक्यूशन हो रहा है एक प्रोसेस का, ठीक है, अब मेरा एक एग्जीक्यूशन हो रहा है, मतलब एक प्रोसेस ने मेरे एक रिसोर्स को यूज कर रहा है, ठीक है, तो दूसरा मेरा क्या करेगा, उसके लिए वेट करेगा, ठीक है, उसको बोलते हैं होल्ड एंड वेट। दूसरा है मेरा नो प्रीएम्पशन। नो प्रीएम्पशन क्या होता है कि नो प्रीएम्पशन में क्या होता है, मैं जबरदस्ती, अब मेरा जो भी रिसोर्स है जो यूज कर रहा है, मेरा एक प्रोसेस एक रिसोर्स को यूज कर रहा है, तो जो मेरा दूसरा प्रोसेस है वो जब तक उसका एग्जीक्यूशन कंप्लीट नहीं होगा पहले प्रोसेस का, ठीक है ना, पहला प्रोसेस जब तक प्रॉपर्ली यूज नहीं कर लेगा उस रिसोर्स को, जब तक वो उसको छोड़ेगा नहीं। मेरा जो मेरा दूसरा प्रोसेस है वो जब तक उसको फोर्सफुली यूज नहीं कर सकता, जब तक फर्स्ट वाला अपना पूरा काम कंप्लीट ना कर ले। जैसे कि हमारा, मैं इजीली समझा देती हूँ, और ज्यादा थोड़ा कंफ्यूजिंग हो गया, कि जैसे कि मेरा 2 प्रोसेस है।
अब जो एक मेरा P1 है, एक मेरा P2 है। अब क्या हुआ, P1 मेरा एक रिसोर्स को यूज कर रहा है, अभी उसका एग्जीक्यूशन चल रहा है, उसने अभी पूरा यूज नहीं करा, अभी उसका सारा काम नहीं हुआ, ये समझ लिया, अभी वो काम कर रहा है, अभी उसका सारा काम कंप्लीट नहीं हुआ। तो मेरा P2 जो है वो उसको फोर्सफुली ये नहीं कह सकता हट अब तू अपना काम छोड़, मैं करूंगा अपना काम। वो बीच में ऐसा नहीं कर सकता, जब तक उसका सारा काम कंप्लीट नहीं होगा वो फ्री नहीं हो जाएगा रिसोर्स, जब तक P2 उसको यूज नहीं कर सकता। ये होता है हमारा नो प्रीएम्पशन। अगला है हमारा सर्कुलर वेट। अब क्या होता है, सर्कुलर चेन बन जाती है। किस तरीके से, एक मेरा प्रोसेस P1, P2, P3, P4 और ये हो गया मेरा रिसोर्स, एक एग्जीक्यूट हो रहा है, दूसरा इसको इसके लिए वेट कर रहा है, तीसरा वेट कर रहा है, ये रिसोर्स को देख रहा है। यहाँ पे क्या बन जाता है, मेरा सर्कुलर वेट बन जाता है, ठीक है, सर्कुलर चेन में। अब क्या होता है, डेड लॉक प्रिवेंशन होती हैं। डेड लॉक प्रिवेंशन क्या होता है, सबसे पहला क्या होगा, ब्रेकिंग वन ऑफ द 4 कंडीशंस। इनमें से क्या करो, किसी एक कंडीशन को रिमूव कर दो। जैसे कि हमारी कौन सी कंडीशन होगी, 4 कंडीशंस होगी, 4 में से कोई सी भी एक कंडीशन को रिमूव कर दो, ठीक है, वो प्रिवेंट कर सकता है। दूसरा डेडलॉक अवॉइडेंस। डेडलॉक अवॉइडेंस के लिए एक हमारी एल्गोरिथम होती है, बैंकर्स एल्गोरिथम, वो आप देख लेना पढ़ के, वो मैं आपकी डिटेल वीडियो अगर मैं लेके आती हूँ ऑपरेटिंग सिस्टम के, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अगर आप चाहते हो कि मैं ओएस के एक डिटेल्ड वीडियो लेके आऊं तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो चैनल को, नीचे कमेंट कर सकते हो, मैं आपको बहुत इजी लैंग्वेज में बहुत आसानी से पूरी ऑपरेटिंग सिस्टम करा दूंगी, ठीक है, उसी में आपकी बैंकर्स एल्गोरिथम करा दूंगी, ठीक है। फिर अगला हमारा डेडलॉक डिटेक्शन एंड द रिकवरी, ठीक है, मतलब उसको डिटेक्ट कर सकते हैं, जहां पे वो मिलता है हमको डेडलॉक, जहां पे उसको हम क्या कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं। ये भी मैं आपका लॉन्ग वीडियो में करा दूंगी। अगर आप चाहते हैं कि मैं इसकी एक डिटेल वीडियो बना दूं ऑपरेटिंग सिस्टम की, तो आप नीचे जाके कमेंट कर सकते हैं और आप क्या कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। अगला टॉपिक है हमारा प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन। अब प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन में क्या होता है कि हमारे बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, ठीक है, सारे एग्जीक्यूट हो रहे हैं, सेम रिसोर्सेज को यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो वहां पे ऑफ कोर्स क्या होगा, उनको हैंडल करने के लिए भी कोई चीज चाहिए, तो उनको जो हैंडल करने का सारा काम होता है, मैनेज करने का, वो होता है हमारा प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन, ठीक है। इसमें हमारा सबसे पहला आ जाता है क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम। अब क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम में क्या होगा कि अब 2 रिसोर्सेज हैं, P1 और P2। अभी जो 2 रिसोर्सेज हैं ये क्या कर रहे हैं, किसी भी कोड को क्या कर रहे हैं, आपस में कोड के सेक्शंस को यूज कर रहे हैं, ठीक है, पूरे कोड को आपस में यूज कर रहे हैं, ठीक है। अब क्या होगा, एक पार्ट ऐसा होगा इस कोड का, ठीक है, जो ये दोनों साथ में यूज नहीं कर सकते, ठीक है, मतलब कि या तो पहले P1 यूज करेगा प्रॉपर्ली, ठीक है, और जब P1 यूज कर रहा होगा तो वहां पे लॉक लग जाएगा, जब तक P2 नहीं उसको एक्सेस कर सकता, P2 नहीं उसको यूज कर सकता। जब P1 प्रॉपर तरीके से उसको यूज कर लेगा उसके बाद P2 उसको यूज कर सकता है। जब तक P1 उसको प्रॉपरली यूज नहीं कर लेता है, उसको छोड़ नहीं देता है, अनलॉक नहीं हो जाता है, जब तक P2 उसको यूज नहीं करेगा। ये हमारा क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम, ठीक है। अगला है हमारा सॉल्यूशन रिक्वायरमेंट, मतलब कि इसके लिए क्या सॉल्यूशन चाहिए होता है, ठीक है। सॉल्यूशन वही हमारा म्यूचुअल एक्सक्लूशन, प्रोग्रेस, बाउंडेड वेटिंग, बाउंडेड वेटिंग। अगला है हमारा सीमाफोर। अब सीमाफोर क्या होता है, सीमाफोर में क्या होता है, सीमाफोर बेसिकली 2 टाइप का होता है, ठीक है, एक तो बाइनरी, एक काउंटिंग। अब बाइनरी में क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया था कि ऊपर हमारा एक कोड होता है जिसको या तो P1 एक टाइम पे यूज कर सकता है, लॉक लग जाएगा, फिर जब वो लॉक हट जाएगा अनलॉक हो जाएगा, जब वो प्रॉपर्ली यूज कर लेगा उसके बाद हमारा P2 उसको यूज कर सकता है। तो इसमें जो वो लॉकिंग वाली हमारी टेक्निक होती है, ठीक है, वो जो टूल होता है वो हमारा सीमाफोर होता है। ये 2 तरीके के होते हैं, बाइनरी और काउंटिंग। बाइनरी में क्या होगा हमारा, बाइनरी में हमारा या तो P1 जाएगा, मतलब कि एक प्रोसेस एक बार जाएगा, वो लॉक हो जाएगा जब वो उसको यूज कर रहा है, ठीक है, और जब वो अनलॉक हो जाएगा उसके बाद P2 जाएगा, मतलब कि लॉक और अनलॉक। काउंटिंग सीमाफोर में क्या होता है, काउंटिंग सीमाफोर में जैसे कि हमारे 10 है, ठीक है, हमारे क्या है, हमारे 10 प्रोसेस हैं। अब हम क्या करेंगे, काउंटिंग कर सकते हैं कि हमने 10 भेजे हैं, 5 भेजे हैं, ये हमारा काउंटिंग सीमाफोर होता है। एक स्पेशल टूल होता है, समझ लीजिए, कंट्रोल एक्सेस करने के लिए रिसोर्सेस को कितने प्रोसेस हमारे यूज कर रहे हैं। अगला हमारा है कि म्यूटेसिस, इसको हम लॉक भी बोल सकते हैं या फिर इसको लॉक ही बोलते हैं, इसका दूसरा नाम है हमारा लॉक। ये एक स्पेशल टाइप का सीमाफोर होता है जो कि क्या करता है, लॉक करता है क्रिटिकल सेक्शंस को, मतलब कि जब मेरा P1 उसको यूज कर रहा है उस बेसिक उसको कोड सेक्शन को, ठीक है,
उस टाइम पे P2 उसको यूज नहीं कर सकता है, वो लॉक हो जाएगा। पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम्स। अब पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम्स क्या होते हैं? अब एक बात बताइए, हमारा जो सीपीयू है, अब सीपीयू क्या कर रहा है, बहुत सारे अब मैंने क्या करा, आप समझ लीजिए मल्टीटास्किंग हो रही है, ठीक है। मैं क्या करती हूँ, बहुत सारे टास्क उसको दे देती हूँ, 100 दे देती हूँ, 500 दे देती हूँ। क्या होगा, एक टाइम तक सीपीयू तो हमारा काफी तेज तेज काम करेगा, लेकिन उसके बाद क्या होने लगेगा, सीपीयू हमारा बहुत ज्यादा बिजी हो जाएगा, मतलब कि वो पेजेस को स्वैप करने में ही लग जाएगा। ये वाला पेज, ये वाला पेज, ये वाला पेज, ये वाला पेज, वो जो स्वैपिंग होती रहेगी ना पेजेस के बीच में, तो उसमें क्या हो जाता है, पेज फॉल्ट हो जाता है। तो उसी पेज फॉल्ट को बचाने के लिए हम क्या करते हैं, पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम्स को हम पढ़ते हैं, ठीक है। इसमें सबसे पहली होती है हमारी फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, मतलब कि जो मेरा इसमें क्या होते हैं, फ्रेम्स होती हैं, जैसे कि हमारी 3 फ्रेम्स है, 1 2 3, ठीक है। ये मेरी फ्रेम 1 हो गई, फ्रेम 2 हो गई, फ्रेम 3 हो गई, मतलब कि ये समझिए बहुत सारे पेजेस हो गए। यहाँ पे मैं दिया है 1 2 3 ऐसे दिया हुआ है। अब मुझे किसकी रिक्वायरमेंट है, मतलब कि यहाँ पे मेरी रिक्वायरमेंट है 1 की, यहाँ पे दिया हुआ है 1, ये 3, ये 2, इस तरीके से दिया हुआ है। अब मुझे रिक्वायरमेंट है 1 की, तो सबसे पहले मेरा 1 जाएगा अंदर, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होगा, फिर मेरा 2 जाएगा फ्रेम में, फिर मेरा 3 जाएगा फ्रेम में, इस तरीके से। तो जो सबसे पहले फ्रेम में जाता है, जो सबसे पहले यूज्ड होगा, ठीक है, उसको मैं क्या कर देते हैं, हम रिप्लेस कर देते हैं, मतलब जो पहले आया वो पहले आउट हो जाएगा। अगला है हमारा लीस्ट रिसेंटली यूज्ड। लीस्ट रिसेंटली यूज्ड में हम क्या करते हैं कि जो मेरा मतलब कि पास्ट में बहुत पहले यूज हुआ था, उसको हम क्या कर देते हैं, लीस्ट रिसेंटली यूज, ठीक है। जो मेरा बहुत पहले यूज हुआ था उसको मैं क्या कर दूंगी, रिप्लेस कर दूंगी। अब इसका डिसएडवांटेज क्या होता है, इसका डिसएडवांटेज ये होता है कि मुझे पास्ट में भी देखना पड़ता है कि कौन सा सबसे लीस्ट यूज हुआ था, कौन सा सबसे पहले यूज हुआ था, ठीक है। अगला हमारा ऑप्टिकल पेज रिप्लेसमेंट। अब ऑप्टिकल पेज रिप्लेसमेंट में क्या होता है कि रिप्लेस कर देता है जो फ्यूचर में बहुत टाइम बाद यूज होने वाला है। मतलब कि मेरे पास 3 फ्रेम्स थी, अब उन तीन फ्रेम्स में क्या होने वाला है, अब यहाँ पे मेरी क्यू चल रही है, यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं पेजेस को, जो मेरा फ्यूचर में सबसे लास्ट में यूज होगा, ठीक है, उसको मैं क्या करूंगी, फिलहाल के लिए रिप्लेस कर दूंगी। ये होता है हमारा ऑप्टिकल पेज रिप्लेसमेंट, सबसे बढ़िया होता है और यही ज्यादा यूज नहीं होता है हमारा। अगला टॉपिक है मेरा डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स, ठीक है। इसमें क्या होता है कि हम क्या करते हैं, जो भी हमारे ये एक तरीके से शेड्यूलिंग मेथड होता है, ठीक है, जिसमें ओएस क्या करता है, हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज करता है डिस्क किस तरीके से रीड और राइट ऑपरेशंस को, रिक्वेस्ट को हैंडल करेगी। इसमें सबसे पहले मेरा फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व्ड, मतलब कि जो सबसे पहले आया, जिस ऑर्डर में वो आया है उसी ऑर्डर में उसका एग्जीक्यूशन होगा, उसी ऑर्डर में वो क्या करेगा, हमारा अराइव हुआ है उसी ऑर्डर में उसको हम सर्विस प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है। इसका डिसएडवांटेज भी ये होता है, एडवांटेजेस तो मैं आपको इसलिए नहीं बता रही हूँ, बहुत इजी आपको पता ही है कि सिंपल होगा, फेयर होगा, ठीक है। अब डिसएडवांटेज में क्या होगा कि जो डिस्क मूवमेंट होगा वो क्या होगा, लॉन्ग टाइम के लिए कोई मतलब कि कोई छोटा आ गया, कोई लंबा आ गया, कोई बड़ा आ गया, कोई ऐसा आ गया, तो इसमें क्या होता है, गड़बड़ होती रहती है, वो बार बार मूव करती रहेगी हमारी डिस्क। अगला हमारा शॉर्ट सीक टाइम फर्स्ट, ठीक है, SSTF। इसमें क्या होता है हमारा रिक्वेस्ट जो मेरी करंट पोजीशन है उससे जो पास वाली है, ठीक है, रिक्वेस्ट क्लोजेस्ट टू करंट डिस्क, जहां पे मेरा हेड है, हेड की पोजीशन है, मान लीजिए मेरा हेड 50 पे है, ठीक है। अब क्या है, मेरे पास जो वो आएंगी, रिक्वेस्ट आएंगी, ठीक है। अब क्या होगा, एक रिक्वेस्ट उसमें से कौन सी है, जो पास में है, मतलब कि 51 है, एक है मेरी 60, तो सबसे पहले कौन से हैंडल करेगा, सबसे पहले 51, मतलब कि शॉर्ट वाली। अब इसकी एडवांटेज क्या है, एक तो देखो इसकी एडवांटेज तो इसका ये हो जाएगा, रिड्यूस टोटल सीक टाइम, ठीक है, ज्यादा टाइम नहीं लेना पड़ेगा, एकदम कर रहा है वो काम को। डिसएडवांटेज क्या हो जाएगा इसकी, जो हमारी दूर वाली रिक्वेस्ट, अब मेरा 5 पे हेड है, ठीक है ना, अब मेरा 5 पे है, 5 पोजीशन पे हेड है मेरा, मतलब जो मेरी हेड पोजीशन है, सॉरी, वो 5 पे है। अब क्या हुआ, पास वाला क्या है मेरा 2 हो गया, 3 हो गया, लेकिन जो मेरा दूर वाला है 10 11 50, उनको बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। तो अगला है हमारा स्कैन। अब स्कैन में क्या होता है, जो भी मेरे डिस्क का हेड है, ठीक है ना, वो एक ही डायरेक्शन में मूव करता है सबसे लार्जेस्ट तक। जैसे कि रिक्वेस्ट है मेरे पास, आई है पहले 50, फिर 80, फिर 90, ठीक है, तो वो 90 तक नहीं रुकेगा, वो सारी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करेगा एक ही डायरेक्शन में, लेकिन वो लास्ट में वहां पे जाके रुकेगा जहां पे सबसे लार्जेस्ट है,
ठीक है, उसके बाद वो दूसरी डायरेक्शन में मूव करता शुरू करेगा, मतलब कि फिर से रिवर्स डायरेक्शन में। अगला है मेरा लुक। लुक में क्या होता है, लुक में तो वो करता था सिर्फ लास्ट रिक्वेस्ट तक जाता, मतलब कि लास्ट जो सबसे लार्जेस्ट लास्ट होगा वहां तक जाएगा, लास्ट रिक्वेस्ट तक नहीं जाएगा, वो लास्ट एलिमेंट तक जाएगा, लार्जेस्ट लास्ट एलिमेंट तक। लेकिन लुक बिल्कुल सेम होता है स्कैन की तरह, बस वो लास्ट रिक्वेस्ट तक जाता है, जहां पर मेरी लास्ट रिक्वेस्ट मिल गई वहीं से वो क्या करेगा, दूसरी डायरेक्शन में मूव कर जाएगा, ठीक है। लेकिन स्कैन में क्या होता है, स्कैन में वो कहां तक जाएगा, जहां पे मेरा लार्जेस्ट लास्ट एलिमेंट। अगला टॉपिक है हमारा वर्चुअल मेमोरी। सारे नोट्स जो है आपको पीडीएफ नोट्स फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे, डिस्क्रिप्शन में डाउनलोड कर लेना, और बहुत ही बेस्ट नोट्स हैं ये। अगला टॉपिक है हमारा वर्चुअल मेमोरी। वर्चुअल मेमोरी मैंने आपको बताया था, वर्चुअल मेमोरी में क्या होता है, वर्चुअल मेमोरी में वही है कि हम क्या करते हैं, हमारी रैम है, रैम हमारी छोटी है, 4 GB की है, मुझे स्टोर कराना है 10 GB का, तो मैं क्या करूंगी, सेकेंडरी मेमोरी को एज अ प्राइमरी मेमोरी यूज करती हूँ, या फिर अपनी रैम को एक्सटेंड कर देती हूँ एक सेकेंडरी मेमोरी को यूज करके। उसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, हम वर्चुअल मेमोरी बोलते हैं। इसमें मेरी डिमांड पेजिंग आ गई है। डिमांड पेजिंग मतलब कि पेज जब भी लोड होगा मेमोरी में, जब हम क्या करेंगे, प्रोसेस रिक्वेस्ट करेगा उस चीज की। अगला मेरा पेज फॉल्ट। पेज फॉल्ट मैंने आपको बताया था, पेज फॉल्ट में क्या होता है, पेज फॉल्ट में वही था कि ये जैसे कि मैंने क्या करा, मेरा सीपीयू है वो क्या कर रहा है, बार बार स्वैप कर रहा है पेजेस को, ठीक है। उस चक्कर में क्या होता है, बहुत सारे मेरे पेजेस लोड नहीं हो पाते हैं प्रॉपर्ली, अब पेज फॉल्ट हो जाता है। या फिर क्या होता है कि मुझे क्या करना है, पेज यूज करना है, जैसे कि मैंने क्या करा, पेज 1, पेज 2, पेज 3, पेज 4, ये 4 पेज मुझको यूज करने हैं। लेकिन मैंने जब मैंने उनको मेमोरी में डाल दिया। अब क्या हुआ, जब उनको यूज कर रही हूँ मैंने देखा कि पेज 1 और पेज 2 ही आए हैं, पेज 3 और 4 नहीं आए हैं, ठीक है ना। तो क्या हो गया, यहाँ पे पेज फॉल्ट हो गया। अगला है मेरा थ्रेशिंग। थ्रेशिंग क्या करता है, थ्रेशिंग जब होता है जब मेरा जो सिस्टम है वो ज्यादा टाइम किस में लगा देता है, हमारा पेज स्वैप करने में लगा देता है, और पेजेस मतलब कि एग्जीक्यूट प्रोसेस जो होता है, प्रोसेस को एग्जीक्यूट करना भूल के वो क्या करता रहता है, स्वैप पेजेस ही स्वैप करता रहता है, पेजेस ही स्वैप करता रहता है, और इसलिए हमारा जो एग्जीक्यूशन होता है प्रोसेस का वो लेट हो जाता है। अगला हमारा प्रोसेसेस एंड थ्रेड्स। प्रोसेसेस क्या होता है, ठीक है, प्रोसेस क्या होता है, जब भी कोई प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा होता है उसको हम प्रोसेस बोलते हैं, ठीक है। ये किससे ट्रैकर्ड होता है, सॉरी किससे ट्रैक्ड होता है, ये ट्रैक्ड होता है हमारा प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक से। अब इसमें भी कुछ चीजें हैं इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बता देती हूँ। अराइवल टाइम क्या होता है, अराइवल टाइम होता है हमारा व्हेन अ प्रोसेस एंटर्स रेडी क्यू। जब मेरा जो प्रोसेस है वो किस में एंटर कर जाता है, रेडी क्यू में, रेडी वाली स्टेज पे। कंप्लीशन टाइम, कंप्लीशन टाइम वो होता है जब किसी प्रोसेस ने एग्जीक्यूशन कंप्लीट कर दी है, कितने टाइम में, वो टाइम होता है मेरा कंप्लीशन टाइम, कंप्लीट करने वाला टाइम। बर्स्ट टाइम होता है कितना टाइम हमारे सीपीयू को चाहिए, ठीक है, एग्जीक्यूट कराने के लिए। अगला है हमारा टर्न अराउंड टाइम। टर्न अराउंड टाइम में क्या होता है, कंप्लीशन और अराइवल, मतलब कि कंप्लीशन टाइम में से हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे अराइवल टाइम को, उसको बोलते हैं हम टर्न अराउंड टाइम। अब वेटिंग टाइम क्या होता है, वेटिंग टाइम होता है हमारा टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम। अगला टॉपिक है मेरा ट्रेड। अब ट्रेड में क्या होता है कि जो हमारे प्रोसेसेस होते हैं उसके अंदर एग्जीक्यूशन की जो यूनिट्स होती हैं उसको हम ट्रेड बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि कोई भी वर्क है हमारा, कोई भी काम कराना है मुझे, ठीक है, तो मैं क्या करूंगी, उसको डिवाइड कर दूंगी छोटे छोटे यूनिट्स में, ठीक है, कि वो छोटे छोटे यूनिट्स क्या करेंगी, जल्दी जल्दी एग्जीक्यूशन कराएंगी अपने अपने पार्ट का, ठीक है, छोटे छोटे पार्ट्स का, और फिर हम उसको प्लस कर देंगे, ठीक है, उनको सबको जोड़ देंगे, उसको हम क्या बोलते हैं, पूरा प्रोसेस हो गया वो तो। और वो जो छोटे छोटे हमने पार्ट्स करे थे, सब पार्ट्स करे थे, उसको बोलते हैं हम छोटी यूनिट ऑफ एग्जीक्यूशन को ट्रेड्स। तो यहाँ पे कंप्लीट हो गया आपका ओएस, बहुत ही शॉर्ट वीडियो में, ठीक है। अगर आपको इसकी डिटेल वीडियो चाहिए अपने सेमेस्टर एग्जाम्स के लिए, जिसमें मैं आपको न्यूमेरिकल्स कराऊं, प्रॉपर डिटेल में समझाऊं, सारी एल्गोरिथम्स, तो आप क्या कर सकते हैं, नीचे कमेंट कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप ऐसी ही और बहुत सारी एक्साइटिंग वीडियोस को देखना चाहते हैं। बाय। हमारे kkstore.kkworld.in पर अनबॉक्स और न्यू प्रोडक्ट्स काफी क्रेजी लूट प्राइस पर मिल रहा है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो हम अब स्टार्ट करने वाले हैं अपने